सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी से। 1987 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे जी कई अहम पदों पर रहते हुए डीजीपी के पद तक पहुंचे हैं। वो अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे हैं। राज्य में उनकी मजबूत नेटवर्किंग है और सरकार के फैसलों को सख्ती से लागू करने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त देश दुनिया के साथ ही बिहार भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आप अनोखे अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में हत्या की जांच के लिए आपने नदी में छलांग लगा दी। पूरा मामला क्या था, ये भी आपसे जानेंगे। आज उनसे इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। गुप्तेश्वर जी, आपका हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम ये ले रहे हैं कि जो बिहार के एक जिले में, जी प्रणाम, बिहार के एक जिले में जो घटना निकल के आई कि एक हिंदू बच्चे की मस्जिद में ले जाकर हत्या कर दी गई, उसकी जांच पड़ताल डीजीपी रहते हुए आपने स्वयं की। दो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। पहला सवाल कि जब बिहार का एक एक थाना, एक एक पुलिस आपके नीचे है, आपको रिपोर्ट करता है, सारा पुलिस महकमा आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है, तो इस जांच को करने के पीछे आपको क्यों फ्रंट पे जाना पड़ा? नदी में आपने छलांग भी लगा दी और खुद इतनी तन्मयता से आपने सारे केस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। यहाँ तक कि आपके YouTube चैनल पर यह वीडियो सर्वाधिक देखा गया, उसको मैंने भी देखा। क्या वजह रही और क्यों आपको खुद फ्रंट फुट पर आकर इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लेना पड़ा? उपेंद्र जी, मैं बताता हूं। देखिए, पुलिस का काम क्या है? अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संधारण। बिल्कुल, पुलिस मैनुअल में ही है, प्राइमरी ड्यूटी है और इसी में सारी बातें आ जाती हैं। तो अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संधारण, ये घटना जो गोपालगंज की है, एक ऐसी घटना थी जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था चारों तरफ और विधि व्यवस्था का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे एक सप्ताह के अंदर पूरे सूबे में सांप्रदायिकता की आंधी आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह का न्यूज बना दिया कि एक लड़का जो 15 साल का है, हिंदू का है, उसकी मस्जिद में बलि दे दी गई और बलि देने के बाद लाश को नदी में फेंक दिया गया। अब ये समाचार, निगेटिव समाचार बहुत जल्दी फैलते हैं, अफवाहें बहुत उड़ती हैं। बिहार वैसे भी आप जानते हैं 12 करोड़ की आबादी है। अगर ये गांव गांव में खबर फैल जाती तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता, भीषण संकट पैदा हो जाता समाज के सामने, सरकार के सामने, देश के सामने। इसको तुरंत रोकना जरूरी था जी। तो मैंने पता किया कि मामला क्या है, तो पता चला 3 मुसलमान के, 2 हिंदू के, 5 बच्चे, पांचों माइनर, सब 14, 15, 16 साल की उम्र के, पांचों आपस में दोस्त, पांचों रोज खेलने जाते थे। उस दिन भी गए थे, एक साथ नदी में नहाते थे। गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी है। अब आपस में क्या हुआ कि एक बच्चा अपने से पानी में डूब गया या उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया, ये अलग विषय है। लेकिन इसमें न कहीं मंदिर था, न कहीं मस्जिद थी, न कहीं बलि देने की बात थी। और आश्चर्यजनक नहीं, हास्यास्पद बात यह है कि उस गांव में मस्जिद है ही नहीं। कुछ दिनों पहले एक मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, प्लिंथ लेवल तक बंद करके, वो बंद हो गई, पैसा नहीं जुटा, क्योंकि गांव में 400 घर हिंदू हैं, सिर्फ 15 घर मुसलमान हैं। यह भी न्यूज चलाया गया कि मुसलमानों के आतंक से वो हिंदू परिवार भाग करके उत्तर प्रदेश चला गया। जहां 400 घर हिंदू हो, 15 घर मुसलमान हो, वहां मुसलमान के आतंक से कोई हिंदू छोड़ देगा गांव? ये हास्यास्पद खबर है। जिस गांव में मस्जिद ही नहीं हो, वहां बड़े लड़के की बलि दे दी गई मस्जिद में,
ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। लेकिन ये बात कैसे समझेंगे लोग? वहां के गांव के लोग समझते हैं, तो वहां तो कोई उसका रिएक्शन नहीं था। लेकिन बिहार तो बहुत बड़ा प्रदेश है, 12 करोड़ लोग तो केवल न्यूज पढ़ेंगे और अफवाहें फैलेंगी और जगह जगह दंगे फसाद की हालत पैदा हो जाएगी। मुझे तुरंत मोर्चे पर आना पड़ा। मैं खुद उस गांव में गया, एक एक आदमी से जांच किया, पता चला कोई मस्जिद ही नहीं है। मौलवी पानी छींटता था बच्चे पर, पता चला गांव में कोई मौलवी ही नहीं है। और मुसलमानों के डर से हिंदू भाग गया, पता चला मुसलमान तो खुद दाल में नमक के बराबर हैं। 400 घर हिंदुओं का, 12, 14, 15 घर मुसलमानों का। ये सारी बातें कहां से आई, किसने निकाला, ये बहुत ही हास्यास्पद है। अब सवाल था कि नदी में आपसे सर, आपसे दो सवाल और पैदा हो रहे हैं इसी घटना पे। 2 सवाल और पैदा हो रहे हैं कि एक, जब आप गए उससे पहले जो जिले के कप्तान थे, जिले के एसएसपी थे, उनकी क्या फाइंडिंग रही होगी कि आपने ये निर्णय लिया कि मुझे स्वयं जाना चाहिए? इसका मकसद लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भरोसे को बनाए रखना था कि भाई राज्य का, पुलिस का, सूबे का सबसे बड़ा मुखिया स्वयं आया है, या इस खबर के वायरल होने के कारण? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी डॉक्टर रचना ने मुझे व्हाट्सएप पे एक लड़की स्लेट लेके खड़ी थी, उस वीडियो को उन्होंने दिखाया कि तुमने देखा, जरा इसके बारे में पता करके मुझे बताओ क्या है। संजोग से उसी दिन शाम को आपके YouTube चैनल पे मैंने उस गांव का इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात वायरल हुई है और गलत तरीके से इसको प्रचारित किया गया है। तो एक कि लोकल पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया था, और दूसरा कि आपके जाने का उद्देश्य ये तो नहीं था कि भाई लोगों के भरोसे को नहीं टूटने देना है। अगर ऐसी बात उठ ही गई है तो राज्य का सबसे बड़ा आला अधिकारी होने के नाते आपने अपनी वहां उपस्थिति दर्ज कराई, और जब वहां पहुंचे तो आपने नदी में छलांग लगा दी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि जिस गुप्तेश्वर पांडे जी को आप लोग देख रहे हैं, वही गुप्तेश्वर पांडे जी नदी में छलांग लगाए हुए हैं, और वो खुद नदी के अंदर इस समय विजुअल में दिखाई दे रहे हैं, और अपनी जांच पड़ताल की शैली में जिस तरीके से पानी में गोताखोरी करके वो चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ है। मैंने इससे पहले अपने 23 साल के कैरियर में किसी डीजीपी स्तर के अधिकारी को इस तरीके से जांच पड़ताल करते हुए और नदी में छलांग लगाते हुए किसी केस के अनुसंधान के बारे में मैंने नहीं देखा था। इसके लिए आपको सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत इसका हम प्रशंसा करते हैं। यह बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय काम किया, और जाहिर सी बात है कि जरूर लोगों का भरोसा आपने उस गांव में, उस क्षेत्र में, बल्कि कह सकते हैं कि आपके इस परिश्रम के कारण ही इस जो वायरल खबर थी, जिसका आप बिहार बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली में मुझे मेरे घर में बताया गया और बड़ा उस खबर को लेकर रोष था मेरी पत्नी के भीतर। तो जाहिर सी बात है कि जरूर ये खबर गलत तरीके से प्रचारित हुई होगी। तो सवाल मेरा ये था कि लोकल पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन था और आपके जाने का उद्देश्य क्या था? डे 1 पहले दिन, जिस दिन लड़के की लाश मिली, जिस दिन लड़का डूबा, वो चारों लड़के जो उसके साथ थे वो घर चले आए, डर से किसी को बताया नहीं। ये हत्या का मामला उसके पिता ने दर्ज कराया, और पुलिस इतनी दबाव में थी कि उसने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया, चारों लड़कों को जेल भी भेज दिया। हम अनुसंधान कर रहे हैं कि हत्या थी कि डूब करके मृत्यु हुई, अभी भी वो खुला है इन्वेस्टिगेशन। मैं तो सिर्फ ये दावा खारिज करने गया था कि ये मामला सांप्रदायिक नहीं है। एसपी को मालूम था, एसपी ने प्रेस को ब्रीफिंग किया था, डीआईजी ने प्रेस को ब्रीफिंग किया था कि टोटल गलत बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मस्जिद में बलि वाली कोई बात नहीं, सांप्रदायिक कोई बात नहीं है, लड़का डूब के मरा या उसकी हत्या करके इन बच्चों ने ही उसको हत्या करके पानी में फेंक दिया। इस बिंदु पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी रूमर था कि थमने का नाम न ले, तब मुझे जाना पड़ा। कुछ लोग ये सवाल भी करने लगे कि पानी तो डूबने लायक है ही नहीं, तो बच्चा डूब कर कैसे मरेगा। मैंने वर्दी खोला और गमछी पहना और नदी में छलांग लगाई। 22 मिनट तक, वो वीडियो तो बहुत छोटा आप देख रहे हैं जी, 22 मिनट तक मैं उस गहरे नदी में रहा, और बादी के सामने, बादी जहां जहां बोले यहां लाश मिली है, यहां देखिए, वहां डूब कर बताता था, यहां भी 15 फीट पानी है।
बोलता था नहीं और आगे जाइए, वहां देखिए, वहां भी डूब करके बताता था आके खुद देख लो, यहां भी हाथी डूब सकता है। तो 22 मिनट तक वादी ने हमको जहां जहां परेड कराया उस पानी में परेड करते करते और मैं थक गया। मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर भी दिखाया और दर्शकों को भी बताया कि इसमें कोई भी बच्चा आएगा तो डूब सकता है। डूबा या उसको मार के डुबाया गया, उस पर अनुसंधान अभी भी जारी है। लेकिन मुझे सिर्फ एक एंगल को खारिज कर देना था कि यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसीलिए मुझे फेसबुक लाइव करना पड़ा, इसीलिए मुझे वो यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ा। और अपलोड होते ही और फेसबुक लाइव होते ही बिहार में चारों तरफ शांति हो गई और पूरी तरह से लोगों को पता चल गया कि बलि देने का समाचार जिसने भी जहां से भी चलाया था वो बिल्कुल गलत था, हास्यास्पद था। तो और बिहार शांत, ये र्यूमर मॉन्गरिंग, सांप्रदायिक सद्भाव में तो ये इसके लिए मैं जाना जाता हूं, 34 साल से ही काम कर रहा हूं जी। ये र्यूमर मॉन्गरिंग करने वाले लोगों के बारे में कुछ कार्रवाई हुई या नहीं? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई? जाहिर सी बात है जब ऐसा हादसा हुआ, इतना बड़ा हो गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई होगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने डॉक्टर का बयान लिया है उपेंद्र जी। उनका कहना है कि डूबने के बाद जब पोस्टमार्टम उन्होंने किया और पेट चीरा और लंग्स को जब काटा, वो हमारे यूट्यूब में है, तो लंग्स को काटने के बाद वो लंग्स स्पॉन्जी हो गया था और उसमें से एयर बबल्स निकल रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि लंग्स स्पॉन्जी तभी होता है और काटने पर एयर बबल्स उसमें से तभी निकलते हैं जब किसी व्यक्ति को डूबने से उसकी मृत्यु हुई हो। अगर उसको पहले मार करके पानी में डाल दिया जाएगा तो लंग्स स्पॉन्जी नहीं होगा, उसको काटने से एयर बबल्स नहीं निकलेंगे। तो डॉक्टर की कंफर्म ओपिनियन थी कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, लंग्स स्पॉन्जी हो गया है, काटने पर एयर बबल्स निकल रहे हैं। और इसका मतलब है कि कंफर्म ओपिनियन था। मैंने दूसरे डॉक्टर से भी पूछा तो सबको बातें तो पूरी तरह से समझ आ गई। अब लड़के को इन चारों लड़कों ने डुबा दिया या खुद डूब गया तो इस पर अनुसंधान हम कर रहे हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद वाली बात तो उसी दिन मैंने खारिज कर दी थी। बहुत बेहतर। कल आप अचानक सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या के मामले की जांच के लिए पहुंच गए। क्या इस तरह के एक्शन के कारण बिहार पुलिस के अन्य जवानों में भी मामलों की जांच में तेजी लाने की प्रेरणा जगी है? लोगों में डिटरेंट क्रिएट हुआ है? होता है उपेंद्र जी, लीडर का असर पड़ता है, घर के मुखिया का असर पड़ता है। हमारे 1 लाख लोग, जवान और अधिकारी, सिपाही, हमारे थानेदार, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे डीएसपी, सभी पंक्ति के पदाधिकारी फ्रंट पर आकर के कोरोना के जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कोई सुरक्षा कवच नहीं है, उनका बहुत एक्सपोजर है, एक्टिव एक्सपोजर में है वो। रात दिन 24 घंटे, आज 2 महीने हो गए, किसी एक हमारे सिपाही ने शिकायत नहीं की कि हम अब काम नहीं करेंगे, हम थक गए हैं, हम कंटेनमेंट जोन में नहीं काम करेंगे, हम रेड जोन में ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको पीपी किट दो, किसी ने नहीं मांगा। तो मैं सलाम करता हूं इन सिपाहियों को, इन अधिकारियों को जो हमारी एक आवाज पर, क्यों मैं रोज प्रतिदिन 40 जिले में, 38 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट, मैं हर जिले में किसी न किसी सिपाही से डायरेक्ट बात करता हूं, थानेदार से बात करता हूं, इंस्पेक्टर से बात करता हूं, किनसे? जो इस कोरोना की जंग में मोर्चे पर लड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज वही उसी का नतीजा है कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, सिपाही हैं, अधिकारी हैं, बीमारों का इलाज करा रहे हैं, उनके घर एम्बुलेंस भेज रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं, गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, और जरूरत पड़ता है तो अपना खून दे रहे हैं गरीबों को, मजदूरों को, जिनको खून खरीदने का पैसा नहीं है, इलाज के खर्चे दे रहे हैं। ये पूरे बिहार में ये सेवा का जो भाव आया, तो मैं सलाम करता हूं इन सिपाहियों को। तो उसी तरह से जब इन्वेस्टिगेशन में भी आगे बढ़कर के आप लीड करिएगा तो इससे निश्चित रूप से नीचे संदेश जाता है। आज मोतिहारी में कल एक हमारे यहां बैंक लूट की घटना हुई थी और मैं यहां से गाड़ी से निकल गया। दोनों घटनाएं करीब करीब एक ही दिन हुई थी, एक ही साथ हुई थी। मोतिहारी में एक बैंक लूट की घटना, सीतामढ़ी में एक व्यवसायी की घटना। मैं गाड़ी में बैठा और यहां से निकल गया और मेरे पहुंचते पहुंचते शाम तक मोतिहारी एसपी और उनकी टीम ने पूरा पैसा बरामद किया, 8 बैंक डकैतों को पकड़ा, हथियार बरामद किए और पूरी तरह से इस घटना का पटाक्षेप कर दिया।
और उसी तरह से मैं सीतामढ़ी गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया है एसपी करेंगे, मुझे पहले नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 3 गुंडों ने जिन्होंने उस गरीब उस व्यवसायी की निर्मम ढंग से लूट के दौरान हत्या की थी, तीनों को पकड़ा गया। जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था उस मोटरसाइकिल को पकड़ा गया, जिस स्कूटी को लूट से घटना की गई थी उस स्कूटी को पकड़ा गया, जिस रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी उस गोली को उस रिवॉल्वर को जब्त किया गया, जिस झोले में व्यापारी के पास पैसा है उस झोले को जब्त किया गया, कुछ लूटे हुए पैसे भी बरामद किए गए और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। तो मेरे केवल जाने का यह असर होता है। बिल्कुल। सीतामढ़ी में मैंने कैंप किया और सारे व्यवसायियों को कहा कि बिहार में किसी व्यवसायी को डरने की जरूरत नहीं है। अपराध तो हो जाएगा, लेकिन अपराध कोई भी हो, हम अपराधी कोई भी हो जो व्यवसायियों पर या किसी भी आदमी पर इस तरह से उसके जीवन को परेशान करेगा, उसको आतंकित करेगा, तो चूहे के बिल से भी हम खोज करके एक एक अपराधी को निकाल कर लाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपराध हो सकता है लेकिन उद्भेदन की गारंटी है, उद्भेदन भी होगा, जेल भी जाएंगे, स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे, उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार में कानून का शासन है और कानून का शासन बना करके रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है कि बिहार पे लोगों की नज़र इसलिए रहती है कि कभी बिहार में कानून का शासन बहुत ज़्यादा दांव पर था, स्टेक पर था, और कोरोना वॉरियर्स जो आपके जितने अधिकारी, सिपाही और जितने थाने और जितने फोर्स के लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं उन सबको सहारा न्यूज़ नेटवर्क भी सलाम करता है। सर, बिहार में भी अब कोरोना से पीड़ित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 8,000 कुछ लोगों में 8% लोग जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो पॉजिटिव पाए गए। कल 144 नए मरीजों का पता चला है। कुल आंकड़ा 1650 को पार कर चुका है। कोरोना से निपटने के लिए फिलहाल आपकी तरफ से आपने पूरे विभाग को क्या निर्देश दिया है? और जाहिर सी बात है कि चुनौतियां पुलिस की ही बढ़ती है जब इस तरह की आपदा आती है, तो ऐसे में आप भी बहुत सारी अनछुई कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी जो आम पब्लिक तक, आम लोगों तक अभी वो सारी बातें प्रेस मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पा रही होंगी। ऐसे में जब पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाना होता है या उनको मनोबल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? आप कैसे उनको बांधे रखने का, उनके अंदर उत्साह भरने का, उनको मोटिवेशन देने का, एक लीडर होने के नाते आप कैसे उनको जोश से भरते हैं? उपेंद्र जी, ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे लाखों लाख मजदूर बाहर हैं। हमारे बिहार के बेटे हैं, वो बिहार की शान है, वो आन है, बान है, हमारी इज्जत है। और ये मजदूर भाई हैं, ये देश की धड़कन है। ये जिस दिन मजदूर नहीं रहेंगे ये देश की रफ्तार थम जाएगी, बिल्कुल, देश की सांस थम जाएगी, देश की धड़कन थम जाएगी। ये मजदूर हैं तभी ये देश खड़ा है। अर्थव्यवस्था की धुरी है वो। इन मजदूरों की मेहनत के बल पर हमारे देश के कई प्रांत आज चमक रहे हैं। ये चमक फीकी पड़ जाएगी अगर हमारे बिहार के ये बेटे ना रहें तो, ये मजदूर ना रहें तो। ये आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो इन्हें रोक तो नहीं सकते। इनका घर है ये, उनका अधिकार है, वो आएंगे। हमारी मजबूरियां थी, भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं थी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की, इसलिए हम इजाजत नहीं दे रहे थे। जब भारत सरकार ने दूसरी गाइडलाइन जारी की और आने का रास्ता खुला तो हम आंख बिछा करके बैठे हैं और उनके स्वागत की तैयारी, अपने बचाव की तैयारी, उनके सुरक्षा की तैयारी ये पूरी है, मुकम्मल है। सीमा पर जैसे आएंगे एक ड्रिल, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, सबकी स्क्रीनिंग होगी, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको खाने पीने की व्यवस्था होगी, सबको खाना खिलाया जाएगा, सबकी जांच कराई जाएगी, सबको वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और जहां जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक में सरकारी वाहन से उनको पहुंचाया जाएगा। दोबारा उनकी स्क्रीनिंग होगी, वहां उनको रखा जाएगा क्वारंटीन में। वहां रहने के बाद उनके खाने की, पीने की, सोने की, मच्छरदानी की, जग की, मग की, बाल्टी की, साबुन की और तेल की, कंघी की, दवा की, सारी चिकित्सा की सारी व्यवस्था वहां है। और उनसे यही अनुरोध किया गया है कि भैया सुरक्षित घर जाना है। आप 14 दिन समय बिता लो क्वारंटाइन में, उसके बाद सुरक्षित घर जाओ ताकि आपका परिवार सुरक्षित, आपका मोहल्ला टोला सुरक्षित, आपका गांव सुरक्षित, आपका शहर सुरक्षित और ये सूबा सुरक्षित और देश सुरक्षित। तो उनके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है। बहुत बेहतर अंदाज में आपने जो बातें कही हैं,
एक सवाल ये बनता है कि कुछ मजदूरों की ये शिकायत रहती है, मेरी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, कुछ मजदूरों की ये शिकायत रहती है तमाम सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर भी आपने भी देखा होगा कि कई प्रांतों में मजदूरों के ऊपर पुलिस ने लाठियां भाज दी, इनोसेंट लोगों को पीट दिया। ऐसे में बिहार में चूंकि मजदूर जो जा रहे हैं, आपने अपने पुलिस को क्या निर्देश दिया है? जाहिर सी बात है कि बहुत सारी गाइडलाइन ऐसी हैं कि कुछ क्लियर नहीं है, मजदूरों को तो बिल्कुल कई सारी चीज़ें पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मजदूरों को लेकर के मान लीजिए कोई वायलेशन भी करते हैं तो आपने अपने पुलिस को क्या कह रखा है और आप अपनी पुलिस को कैसे संभाल रहे हैं कि मजदूरों के प्रति उन्हें कैसे पेश आना है? उपेंद्र जी, मैंने सीधा कह रखा है, मजदूरों की पीड़ा को जो आदमी समझेगा, जिसके पास हृदय होगा, किस कठिनाई में 2 महीना वो कहां रहे हैं, राज्य के बाहर जहां भी रहे हैं, 2 महीने तक वो घर में एक एक कमरे में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी एक एक टॉयलेट में, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। कितनी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है, हताशा है, निराशा है, बेचैनी है, छटपटाहट है। वो भाग करके जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, अपने बिहार की माटी पर आना चाहते हैं। वो आए हैं और वहां क्या हुआ उसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन हमारे यहां जब आए तो मेहमान की तरह आए। वो हमारे बेटे हैं, हमारे परिवार हैं। हमने सारी पुलिस फोर्स को कहकर रखा है कि देवता हैं वो हैं तब हम हैं। मजदूर पर कहीं भी कोई अत्याचार नहीं होगा, मजदूर पर कहीं कोई लाठी नहीं चलेगी, मजदूर पर कोई तमाचा भी नहीं उठाएगा। मजदूर से अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो वहां संयम से काम लेना है, धीरज से काम लेना है। वो बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। उन्हें प्यार की जरूरत है, अपनापन की जरूरत है, उनके मन को, दिल को छूने की जरूरत है, उनको बहुत ही प्यार से सहलाने की जरूरत है। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखिए, इज्जत से रखिए, सम्मान के साथ उनको घर पहुंचाइए। मजदूर का अपमान होगा, ये देश नहीं बचेगा। मैं बता देता हूं उपेंद्र जी, ये बात डाउन द लाइन मैंने सबको कहा है और मजदूर भाइयों से भी हाथ जोड़ के कहता हूं, भैया सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस नियम का पालन करिए, तभी आप बचेंगे। हम आपके लिए कह रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, बिहार की 12 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए आप हमारा सहयोग करें। किसी पुलिस वाले से या स्वास्थ्य कर्मी से कहीं झंझट मत करें, किसी प्रशासन के आदमी से झंझट न करें। ये सब आपकी सेवा में, आपके लिए लगे हुए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रखंड स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर अगर किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश होती है तो इसके लिए हर एक जिले के डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। लेकिन आज ही पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया के महाआवा मिडिल स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 प्रवासी मजदूर भाग गए। सभी प्रवासी सेंटर पर बदइंतजामी से खासे नाराज थे। इस इंतजाम का जिम्मा किसका है? जाहिर सी बात है कि ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके टीम के लोग देख रहे होंगे। देखिए उपेंद्र जी, मैं बता रहा हूं, आपदा नियंत्रण जो है, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके द्वारा ये सारी व्यवस्था की जा रही है। ऑफ कोर्स वहां लोकल डीएम तो हैं ही देखने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार इतना बड़ा प्रदेश है और आप बताइए, हमारे यहां सैकड़ों जितने ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर हैं और इस क्वारंटाइन सेंटर के अलावे एक हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर है और उसके अलावे हमारे पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन, 8000 से ऊपर पंचायतें हैं, पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर है। और उसके बाद ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर है, इसके बाद हम पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर है, उसके बाद विलेज लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर है। तो ये भागते जो लोग, अब कहीं एक ऐसी घटना हो गई, 2 भी हो सकती है, 5 भी ऐसी घटना हो सकती है, 10 भी ऐसी घटना हो सकती है। इतना बड़ा प्रदेश है, लाखों की संख्या में मजदूर हैं। हमको बताइए कि लाखों लाख मजदूर अभी तक आए तो कितने भागे, और भाग करके कहां जाएंगे? गांव में जाएंगे। गांव के लोग इतने जगे हुए हैं कि गांव में उनको घुसने नहीं देते हैं। वो तो अज्ञानता में बेचैन है, हताश है, निराश है, 2 महीना से बाहर परेशान है। कोई पैदल आया, कोई ट्रक से आया, कोई बस से आया, कैसे कोई साइकिल रिक्शा से भी आया। समय की सीमा आगे बढ़ रही है। आखिरी सवाल सर आपसे ले रहा हूं। पिछले दिनों स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमला होने की घटना सामने आई। क्यों हमले हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
क्या लोगों में जागरूकता लाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है? उपेंद्र जी इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, मैंने कहा है जी। उपेंद्र जी, मैंने कहा है इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, मैंने कई बार कहा है। मजदूरों की बात तो अलग है, वो इतने दुख में आए हैं कि उनकी हम 1000 गाली भी सुनेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन गांव में अगर कोई इस तरह की बदमाशी करे कि डॉक्टर जाए, पुलिस वाले जाए, उन पर हमला करे, आपकी सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, आप हमला करिएगा, मुकदमा होगा, जेल जाइएगा, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, गुंडापंजी में आपका नाम अंकित करेंगे। इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल, मैंने कह दिया है कई बार। ये बताइए कि बाउंस बैक बिहार को लेकर के भी आपने बात किया था। इस सवाल के बाद अब हम लोग, समय की सीमा पूरी हो चुकी है तो अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर रोकेंगे। बाउंस बैक बिहार और एडवांस बिहार को लेकर के आपने एक अभियान सा शुरू किया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ये बिहार की धरती है, वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, ये मनीषियों की धरती है, पीरों औलियों मौलवियों की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये गांधी की कर्मभूमि है। ये वो धरती है जहां से अहिंसा का और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में गया हुआ है। ये बिहार हमेशा दुनिया का ये दीपक रहा है, रास्ता दिखाने वाला रहा है। यहां से बौद्ध धर्म फैला, पूरी दुनिया में गया, अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में गया। तो ये चाणक्य की भी धरती है और ये आर्यभट्ट की भी धरती है। तो हमारी ऐतिहासिक विरासत इतनी है कि बड़ा से बड़ा भी संकट आए हम झेल लेते हैं, हम झेल लेंगे, और इस कोरोना के संकट को भी हम झेल लेंगे, हम अपने को संभाल लेंगे, और कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा, ये देश जीतेगा। यही उसका भाव था संक्षेप में। तो सर, आपने सहारा न्यूज नेटवर्क और इस हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे गुप्तेश्वर पांडे जी को, जो अपने नए अंदाज के लिए और अपने खास तरीके के लिए जाने जाते हैं। वो जितने विनम्र दिखते हैं उतने ही फर्म और कठोर भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। ये वही गुप्तेश्वर पांडे जी हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली एक खबर वायरल हुई तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी।